नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजट को लेकर जो है आम जनता की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, चाहे हम बात करें केंद्रीय बजट की या किसी स्टेट के बजट की। आपको बता दें, केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अभी हाल ही कुछ दिनों पहले जो है लेकर आई थी बजट। और उस बजट के पिटारे में आम जनता के लिए काफ़ी कुछ था। टैक्सेशन स्कीम जो है वो भी बढ़ाई गई, उसको लेकर भी काफ़ी बेनिफिट्स जो है आम जनता को दिए गए। और उसके कुछ दिनों बाद ही राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री है और वित्त मंत्री है हमारी दिया कुमारी जी, उन्होंने राजस्थान बजट लेकर आई वो। और उसमें भी आम जनता के लिए काफ़ी कुछ फ़ायदे की बातें जो है वो निकल कर सामने आई। चाहे एमनेस्टी स्कीम की बात कर ले, कई चीज़ें जो है वैट से रिलेटेड, पेट्रोल डीजल से रिलेटेड कई चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आई। तो इन्हीं सब पे आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गई हैं सीए अनुश्री गर्ग। अनुश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुश्री जी, थैंक यू चर्चा सर। को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, पेट्रोल डीजल जो है, चाहे हम केंद्र के बजट की बात करें चाहे स्टेट बजट की बात करें, राजस्थान का जो बजट आया है, इन दोनों को सबसे पहले तो आप किस तरीके से देखती हैं, एक बार ये हमारे दर्शकों को समझाएं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पेट्रोल डीजल पे गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स देने की कोशिश की है, जी। वैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जीएसटी तो अभी पेट्रोल पे आया नहीं है, पेट्रोल डीजल पे गवर्नमेंट इसको जल्द से जल्द पेट्रोल पे लाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि जीएसटी अभी पेट्रोल पे नहीं लाने का कारण ये है कि गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। जो अभी उस पे स्टेट वैट टैक्स है, उससे गवर्नमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू मिलती है, और हर स्टेट का अपना एक अलग वैट सिस्टम है पेट्रोल के लिए। तो इसको जल्द से जल्द जीएसटी में लाने की कोशिश की जा रही है, पर मीनवाइल गवर्नमेंट ने वैट में बहुत बेनिफिट्स दिए हैं पेट्रोल डीजल में। उसकी रेट को एट पार लाने की कोशिश की है जीएसटी से जल्द जीएसटी लॉ में लाया जाए, और इसको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की चेन है जीएसटी में, जी। उसके अंडर में लाएं और उसको बेनिफिट मिले। जी। पेट्रोल डीजल पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो और स्टेट से पेट्रोल और डीजल जो है काफ़ी महंगा है राजस्थान में, उस पर वैट बहुत ज़्यादा हाँ है। जी। इसके पीछे क्या कुछ वजह आप देखती हैं? इसके पीछे यही वजह रही है कि जो राजस्थान का टैक्स कलेक्शन सिस्टम है, जी। उसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, वो जी। अभी वैट होने की वजह से हमें नहीं मिल पाता है। बाकी स्टेट्स में जो वैट सिस्टम है, वहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का कुछ ना कुछ प्रोविजन है, जो कि उनको पेट्रोल डीजल पे कहीं ना कहीं से मिल रहा है। हमारे यहाँ ये कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है टैक्स का, और जो जब तक ये जीएसटी के अंडर में नहीं आता, तब तक जी। इस पे ये कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से ज्यादा प्राइसेस रहते हैं पेट्रोल डीजल के। जी। अनुश्री जी, जीएसटी की आपने बात करी, आपको क्या लगता है जीएसटी आने के बाद से जो स्टेट और सेंट्रल के जो फाइनेंस रिलेशन हैं वो बेहतर हुए हैं या कैसे बन गए हैं उसके बाद? इसमें जीएसटी में देखा जाए तो हमारे पास तीन तरह से टैक्सेस इंट्रोड्यूस हुए, तीन कंसेप्ट आए हमारे पास। एक जो जिसे एसजीएसटी कहा जाता है, जो कि जी। स्टेट जीएसटी होता है हमारा। सीजीएसटी है जो सेंट्रल जीएसटी है, और एक आईजीएसटी है जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी लगता है। ओके। तो जो भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें आईजीएसटी के पोर्शन से एक स्टेट का पोर्शन होता है, एक सेंट्रल का पोर्शन होता है जो एलोकेट होता है बाद में। तो इस वजह से सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस काफी स्ट्रेंथन हुए हैं। ओके। जो टैक्स प्रॉपर्ली जिस स्टेट में कलेक्ट होता है, वो उसको फिर वापस डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। पहले स्टेट्स अपनी अपनी टैक्स सिस्टम, टैक्स पॉलिसीज लाती थी। तो जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस होते थे, तो उसका बेनिफिट लोगों को नहीं मिल पाता था, आम जनता को नहीं मिल पाता था। जो भी बिजनेसेस इंटर स्टेट ऑपरेट करते हैं, पैन इंडिया ऑपरेट करते हैं, उनके लिए कॉस्ट एड अप हो जाती थी, क्योंकि जो वैल्यू चेन होती थी उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता था। अब जीएसटी आने की वजह से सेंटर और स्टेट के रिलेशंस भी बेहतर हुए हैं, और आम जनता को भी फायदा हुआ है, क्योंकि हमें इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिल जाता है। ओके। मैम, राजस्थान बजट में वैट के लिए एमनेस्टी स्कीम आई है, तो उसे किस तरीके से आप देखती हैं? ये बहुत ही अच्छी स्कीम राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट लेकर आई है। एमनेस्टी स्कीम में क्योंकि 2017 से जीएसटी लॉ इंट्रोड्यूस हो गया था, तो काफी जी। कमोडिटीज जिन पे पहले वैट लगता था, पर अब जीएसटी लगता है क्योंकि जीएसटी नया लॉ आया है। जी। तो जितनी कमोडिटीज पे वैट रिपील होके जीएसटी लगना स्टार्ट हो गया है, उनसे रिलेटेड जो भी डिमांड्स हैं, तो अप टू 50 लाख की जो डिमांड है, वो उसके लिए गवर्नमेंट ने 100% वेवर दे दिया है। और जो अबव 50 लाख की डिमांड्स हैं, उन पे इंटरेस्ट और पेनल्टी का कंप्लीट वेवर दे दिया है।
तो इससे बहुत ही फायदा होगा। जो भी वैट की आउटस्टैंडिंग डिमांड्स हैं, पुरानी डिमांड्स खड़ी हैं 2017 से, आप देखिए अभी 2025 आ गया, तो ये जो 7-8 साल की डिमांड है सब इस एमनेस्टी स्कीम के साथ रिलैक्स हो जाएंगी। लोग अपना यही सजेशन है मेरा कि लोग इसमें अपना डिक्लेयर करें, इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। ये एमनेस्टी स्कीम कभी मतलब हर बजट में नहीं आती है, ये एक्सपेक्टेड होती है हर 3-4 साल में। तो इस साल ये स्कीम दी गई है तो इसका लोग मैक्सिमम फायदा उठाएं। चलिए, एक ग्रीन बजट की बात हुई है। राजस्थान बजट जब हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया तो ग्रीन बजट की उन्होंने बात करी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, कैसे देखती हैं आप ग्रीन बजट को? ग्रीन बजट एक नया कॉन्सेप्ट है आजकल। सस्टेनेबिलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम हर जगह ईएसजी एक कॉन्सेप्ट है, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस, जिसके लिए कहा जाता है कि आजकल बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए नहीं किया जाता। मार्क बेनियॉफ हैं जिन्होंने कहा है, द बिजनेस ऑफ बिजनेस इज नो लॉन्गर जस्ट बिजनेस, इट इज सस्टेनेबिलिटी। तो आज हम सिर्फ प्रॉफिट को ही मद्देनजर नहीं रखते, हमारे लिए जी। सस्टेनेबिलिटी भी बहुत बड़ा पार्ट है। इसमें हम देखते हैं कि बिजनेस करते टाइम हमारे हर स्टेप पे, प्रोडक्शन से लेके रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करना, उससे लेके हमारा जो एंड पॉइंट है सेल, तब तक जो भी हमारे वैल्यू चेन में, सप्लाई चेन में काम हो रहे हैं वो सस्टेनेबल हो। मतलब आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो आप ऐसे वेंडर से लीजिए जिसका कार्बन फुटप्रिंट कम हो। तो इन्हीं सब बातों को ग्रीन बजट में ध्यान रखते हुए हमारी दिया कुमारी जी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए बजट दिया है। जैसे 150 करोड़ का बजट सेपरेटली क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन के लिए दिया गया है। उसमें हम 5 साल के क्लाइमेट चेंज प्लान्स बनाएंगे और उसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बातें करेंगे। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है जहाँ पे प्रोग्राम्स कंडक्ट होंगे क्लाइमेट चेंज के लिए, और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं, ये सब उसमें डिस्कस होगा। इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। ऐसे ही ग्राम पंचायत के लिए बर्तन बैंक्स बनाए गए हैं जहाँ पे उन्हें स्टील के बर्तन जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जो भी वहाँ पे प्लास्टिक यूज होता है उसकी जगह अब वो स्टील यूज किया जाएगा। सिमिलरली एक व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी आई है नई जी। राजस्थान के लिए, उसमें ओल्ड व्हीकल्स जितने हैं उन्हें स्क्रैप किया जाएगा, जिससे कि आपको प्रोत्साहन मिले। जो नई टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स हैं उन्हें लोग परचेज करें जो लेस पोल्यूशन करते हैं, और उनसे जो कार्बन एमिशन होगा वो भी कम होगा। अब इन सब कार्बन एमिशंस को कम करने के पीछे ये है कि आपको कार्बन क्रेडिट्स आप अर्न कर सकते हैं और फिर उनको स्टॉक मार्केट में मोनेटाइज कर सकते हैं, कार्बन मार्केट में। जी। आपने स्क्रैप पॉलिसी की बात की मैम। स्क्रैप पॉलिसी, एक तरफ पेट्रोल डीजल के जो व्हीकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त चलाए जाते हैं, लेकिन एक ईवी का कॉन्सेप्ट जो अभी कुछ सालों पहले इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर, तो क्या आपको नहीं लगता ये स्क्रैप पॉलिसी से ईवी को भी प्रोत्साहन मिलेगा? बिल्कुल, ईवी को भी इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि जब लोग नए व्हीकल्स अडॉप्ट करेंगे तो आजकल जो नए व्हीकल्स लॉन्च हो रहे हैं सब या तो हाइब्रिड मोड में लॉन्च हो रहे हैं जी। जिसमें ईवी प्लस पेट्रोल डीजल है, या सोलली ईवी है। तो ऑटोमेटिकली नए नए परचेजिंग कैपेसिटी जो है वो ईवी की तरफ ही शिफ्ट हो रही है। और ईवी के लिए भी बजट में बहुत प्रोत्साहन दिया गया है, बहुत स्कीम्स दी गई हैं। जो ईवी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी सब्सिडीज और इंसेंटिव्स उनके लिए भी अनाउंस की गई है। सोलर और विंड एनर्जी के लिए भी अलग से 3500 करोड़ का बजट दिया गया है। जी। तो ये सब इन्हांस करेंगी सोलर विंड और ईवी इन सब को। जी। एक मैम, फिस्कल डेफिसिट को लेकर क्या कहेंगे? घाटे का बजट जानबूझकर जो है सरकार घाटे का बजट पेश करती है, क्या कहेंगे उसको लेकर? हमारे यहाँ सरकार का हमेशा यही रुतबा रहा है कि हम घाटे का बजट पेश करेंगे, पर उसमें वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम लास्ट ईयर से कितना कम घाटा कर रहे हैं, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। वो एकदम से फिस्कल डेफिसिट की तरफ से सरप्लस पे नहीं जाना चाहते, जी। क्योंकि जो हमारी पास्ट हिस्ट्री रही है, जो हमारा ट्रेंड रहा है, उसको एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता। उसको एकदम से हम सरप्लस में लाने की कोशिश करें तो वो ऑल टुगेदर मैनिपुलेटेड लगता है। तो जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करने की कोशिश की गई है हर साल, और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हम पिछले साल से कैसे उसको बेहतर कर रहे हैं, हमारा जो डेफिसिट है उसको कैसे कम कर रहे हैं। तो यही सब जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, जो एमनेस्टी स्कीम्स आई हैं, और भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन और वैट रजिस्ट्रेशन जो नए होंगे वो अब आपको विद इन 7 बिजनेस डेज मिल जाएंगे। तो इन सब पॉलिसीज और स्कीम्स के साथ वो
कहा जाता है कि ये फिस्कल डेफिसिट हमारा कम होगा पिछले साल से, और एक पॉइंट आएगा जब हम इसको सरप्लस की तरफ ले जाएंगे। जी। एक सेंट्रल बजट की अगर मैं बात करूं तो एक टैक्सेशन बेनिफिट इसको दिया गया है आम जनता के लिए। कहा जा रहा है काफ़ी राहत मिलेगी एक बड़े पैमाने पर लोगों को। तो टैक्सेशन बेनिफिट को लेकर कहीं ना कहीं आम जनता में कुछ कंफ्यूजन भी है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और ये जो बेनिफिट्स है टैक्स के, ये कैसे आम जनता जो है उन्हें मिलने वाला है? पुरानी पॉलिसी और नई पॉलिसी जो आई है उसको लेकर अगर बात की जाए तो। सेंट्रल बजट में इनकम टैक्स का इस बार बहुत ही बड़ा बेनिफिट दिया गया है आम जनता के लिए। अब आपको 12 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। जी। 12 लाख एक बड़ा अमाउंट है। पहले जो 87A, सेक्शन 87A में रिबेट दी गई थी, उसका भी अमाउंट बढ़ा के अब 60,000 तक कर दिया गया है। तो ये भी आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट चला आ रहा है 1961 से, वो अब बहुत इतने टाइम बाद एक नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया गया है। वो अभी प्रपोजल स्टेज पे है, पर वो एक्ट में जब भी कन्वर्ट होगा तो उसमें कहा जा रहा है कि करीब 800 सेक्शंस जो थे उसकी जगह सिर्फ 500 सेक्शंस रह जाएंगे। जो प्रोविजंस हैं वो कम होने वाले हैं। टीडीएस के जो प्रोविजंस हैं उनमें भी बहुत राहत दी गई है। रेट्स रैशनलाइज कर दी गई हैं। काफी सारी टीडीएस प्रोविजंस में रेट्स कम कर दी गई हैं, तो इसकी वजह से इन बाय वे ऑफ इनकम टैक्स एंड बाय वे ऑफ टीडीएस प्रोविजंस आम जनता को बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुश्री जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी मेहमान सीए हैं अनुश्री गर्ग, जिनसे हमने जानने की कोशिश करी कि चाहे सेंट्रल बजट हो, चाहे राजस्थान का जो बजट हमारे वित्त मंत्री दिया कुमारी अभी जो लेकर आई है आम जनता के लिए, तो उससे क्या कुछ फ़ायदे जो हैं आम जनता को मिलेंगे। चाहे ग्रीन बजट, इस बार राजस्थान के बजट को लेकर कहा गया है कि राजस्थान का जो बजट है वो ग्रीन बजट है। तो उन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की और एक जानने की कोशिश करी एक आम भाषा में कि आम जनता को इन दोनों ही बजट से, चाहे सेंट्रल बजट हो चाहे राजस्थान का बजट हो, तो आम जनता को कैसे इससे फायदा मिलेगा। वैट से क्या कुछ फायदा मिलने वाला है, वैट को लेकर जो पॉलिसीज आई हैं, चाहे एमनेस्टी स्कीम की हम बात करें, इन तमाम स्कीम्स को लेकर हमने जानने की कोशिश की कि आम जनता जो एक आम आदमी है उसे कैसे इन स्कीम्स का फायदा मिलेगा। ये हमने जाना हमारी मेहमान सी अनुश्री गर्ग से। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारी मेहमान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।